हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। यानी जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया था, ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो आभासी ठोस होता है, नहीं दिखने में लगता है जैसे प्लास्टिक है, दिखने में ठोस है लेकिन वो ठोस होता नहीं है, या वास्तविक ठोस नहीं है। क्या है? वास्तविक ठोस नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का हम वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। इसको कभी कभी हम ठोस का वर्गीकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलीय ही वास्तविक होता है, इसलिए कभी कभी ठोस का वर्गीकरण कहते हैं। लेकिन इसका में लिखा जाता है किसके आधार पर? तो घटक कणों के आधार पर। घटक कण किसे कहेंगे? यानी किससे मिलकर के बना है। आयन है या अणु है या परमाणु है, ठीक है, और उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल कौन कौन से है। तो उसके आधार पर देखा जाए तो ठोस जो होते हैं कुल 4 प्रकार को आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? कह रहा अगर आयनों से मिलकर के बना है तो आयनिक ठोस हो जाएगा। अगर कह रहा है अणुओं से मिलकर बना है तो आणविक ठोस हो जाएगा। सहसंयोजक बंधों से मिलकर के यानी सहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणुओं से मिलकर के अगर बना है तो हम कहेंगे वो तो क्या हो जाएंगे? सहसंयोजक ठोस होगा। अगर धातु है तो धातु ठोस हो जाएगा। तो कुल हमें 4 प्रकार के ठोस पढ़ने हैं और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है आपका पहला आणविक ठोस यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब क्या होगा? यहाँ कह सकते हैं कि नाम ही क्या है, काफी है। क्या? आणविक ठोस। आणविक ठोस मतलब लग रहा है कि अणु है। अणु मतलब अणु, यानी वह ठोस जो अणुओं से मिलकर के बना होता है आणविक ठोस कहलाता है। तो पहले ऐसा करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पिक फोटो रखे रहेंगे, और जब आपका लेक्चर खत्म हो जाता है तो आराम से आप नोट्स बैठ करके खूब बेहतरीन नोट्स बनाइए ताकि आपका 12th जो है अच्छे मार्क्स से निकले। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि वह ठोस जो आणविक अणुओं से मिलकर के बना होता है आणविक ठोस कहलाता है। अब बात करते हैं कि आणविक ठोस के मध्य लगेगा कौन सा बल? फिट। तो एक अणु जो होता है दूसरे अणु के बीच में जो बल लगता है उसे कहते हैं वंडरवाल बल। क्या होता है? वंडरवाल बल। क्यों? क्योंकि एक अणु जो होता है उसका सतह दूसरे अणु के सतह से क्या करता है? टच करता है। तो हम कहेंगे कि आणविक यानी एक अणु दूसरे अणु के सतह से टच करता है, तो दो सतहों के बीच में जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? हम आणविक ठोस कहेंगे। तो यहाँ पर जो है जो बल लग रहा है उसे क्या कहते हैं? हम वंडरवाल बल कहेंगे। तो अणुओं के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है? वंडरवाल बल कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बात वही आ रही है कि वंडरवाल बल कार्य करता है। ठीक है, अब वंडरवाल बल कार्य करने से क्या फायदा? देखो, वंडरवाल बल जो होता है एक दुर्बल बल होता है। अब कैसे समझोगे कि भाई वंडरवाल बल? जैसे मान लिया हमारा हाथ है और इस हाथ के बीच में रखे हुए हैं, तो दोनों सतह क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो इन सतहों के बीच में जो भी बल लगेगा उसे वंडरवाल बल कहेंगे। मैंने पेपर इसको इसे रख दिया तो कह सकते हैं इस दोनों सतह के बीच में जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे? हम वंडरवाल बल कहते हैं। तो वंडरवाल बल जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, हर जगह पाया जाता है। क्या होता है? हर जगह पाया जाता है, इसलिए बहुत दुर्बल होता है। क्लियर? तो जब आप भी हर जगह पाए जाएंगे, जैसे कोई बुलाए आप पहुंच गए यानी अवेलेबल हैं, तो आप अवेलेबल अगर है तो वैल्यूएबल नहीं होंगे, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। क्लियर? तो वही हाल यहाँ है, हर जगह पाया जाता है, इसका वैल्यू नहीं होता है, दुर्बल होता है। ठीक, अब इसके आधार पर अगर देखें तो आणविक ठोस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होंगे। यानी कह सकते हैं पहला जो हमें पढ़ना है आणविक ठोस। ठीक है, आणविक ठोस में अगर देखें तो आणविक ठोस जो है अणुओं से मिलकर बना होता है, इनके मध्य वंडरवाल बल कार्य करता है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कैसे होंगे? तो अणु भी तो प्रकार के होते हैं। अणु कैसे होता है? या तो ध्रुवीय होगा या तो अध्रुवीय होगा। तो दो प्रकार यही दिख रहे हैं। तो ध्रुवीय किसे कहते हैं? तो ध्रुवीय मतलब होता है जिसका डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है, उसे हम कहते हैं ध्रुवीय। और जिसका शून्य होता है उसे क्या कहते हैं? अध्रुवीय कहेंगे। तो इसका मतलब पहला जो हमें पढ़ना है इसमें ये हेडिंग डाल देंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। अब ऐसे चरण में लिखेंगे, यानी हम कह सकते हैं नाम ही ऐसा है ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब ध्रुवित, यानी कह सकते हैं ध्रुवीय अणुओं से मिलकर जो बना होता है ठोस उसे क्या कहते हैं? हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। यही लिखा है, यह ध्रुवीय अणुओं से मिलकर के बना होता है और इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। अब कैसे समझोगे भाई द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, एक वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे। क्लास 11th का है लेकिन बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, आप उस बल को जरूर एक बार पढ़ लेंगे
ताकि आपका 12th में बहुत जगह ये बल कार्य करेंगे, बहुत ज्यादा ये काम में आते हैं, यूज में आते हैं, तो उसको एक बार जरूर देखिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको बलों के बारे में आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए फिर भी समझते हैं, यहाँ पर अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो कैसे काम करेगा द्विध्रुव आकर्षण बल? देखिए जैसे कह रहा है एग्जाम्पल है HCl, तो जैसे H है और क्या है आपका Cl है, तो यहाँ पर जानते हैं Cl माइनस होता है, ये प्लस होता है। देखिए नाम क्या है, कह रहा है द्विध्रुव, क्या होता है द्विध्रुव, और एक और है आपका द्विध्रुव ध्रुव मतलब क्या होता है, कैसे है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो एक प्लस है और एक क्या है आपका माइनस है, यही तो द्विध्रुव हो गया कि नहीं हो गया। अब एक अणु और आएगा, तो मान लीजिए ये Cl लिए हैं, द्रव लिए हैं लिक्विड में या ठोस में, यानी हम यहाँ ठोस की बात करें, ठोस लिए हैं, तो बहुत से अणु होंगे उसमें। अब बहुत से जो अणु होंगे वो कैसे जुड़े होंगे, तो यही समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका H प्लस होगा और Cl क्या होगा माइनस होगा। अब यहाँ देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो इसके बीच में क्या लगेगा भाई, तो कहेंगे आकर्षण लगेगा। इसके बीच में क्या लगेगा भाई, आकर्षण, तो ये क्या होगा, ये भी द्विध्रुव है, ये भी द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। अब द्विध्रुव आकर्षण बल जो होता है ये बहुत ही दुर्बल होता है, मैंने कह सकते हैं ये दुर्बल होता है। अब दुर्बल होगा तो ये आसानी से टूट भी जाएंगे, है ना, थोड़ी सी ताप देंगे तो टूट जाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं इनका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है, यानी कम होता है, ठीक है। और अब बात करें कि इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कहीं मुक्त होते नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे तो विद्युत के क्या होंगे, कुचालक होंगे। तो आणविक जो ठोस होता है वो पूरे के लिए तीनों कोई भी हो तो ये कैसा होगा, विद्युत का कुचालक होगा, विद्युत धारा इसमें बहेगी नहीं, क्लियर। यानी अब उसके बाद अगर बात करें तो ये है, वो कह रहा है ये दुर्बल बल के द्वारा क्या होगा, आकर्षित हो रहे हैं। तो दुर्बल बल है तो यह इसका मतलब क्या है, अणु दूर दूर होंगे तो या तो गैसीय अवस्था में होगा या तो द्रव अवस्था में होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बात कर लें, ठीक है, तो यह जैसे है HCl, चूंकि हम ठोस अवस्था में पढ़ रहे हैं इसलिए हम देखिए HCl जो होता है सामान्यतः एक गैसीय अवस्था में होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यस है ना, या सॉलिड लिखा हुआ है, तो सॉलिड क्यों लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हम ठोस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में, ठंडा करके हमने ठोस कर लिया है। सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होता है, तो यहाँ देखिए यस लिखा है, लेकिन कैसा लिखा है, सॉलिड, तो हम सॉलिड ही लिखेंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। HBr क्या है आपका, सॉलिड आदि, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, और ये मिल करके क्या करते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। अगला बात करते हैं यहाँ पर अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। अध्रुवीय मतलब नाम ही काफी है, कह रहा अध्रुवीय अणुओं से मिलकर के जो ठोस बना होगा उसे हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। तो कह रहा है यह अध्रुवीय अणुओं से मिलकर के बना होता है, यानी यह ठोस जो होता है वो अध्रुवीय अणुओं से मिलकर के बना होता है। आप कहेंगे अध्रुवीय अणु किसे कहेंगे, तो अध्रुवीय अणु उसे कहते हैं जिसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। अभी उसके देखते हैं। अब इसके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, तो दुर्बल वंडरवाल बल कार्य करता है। कौन सा बल, तो दुर्बल वंडरवाल बल कार्य करता है। अब दुर्बल, बहुत ज्यादा दुर्बल होने की वजह से क्या होगा, इसका क्वथनांक या गलनांक जो होता है बहुत ही कम हो जाएगा, यानी ऊपर वाले से भी कम हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद यह इसलिए जो होता है ये अधिकतर यानी सामान्यतः बात करें गैसीय अवस्था में, लेकिन कभी कभी ये द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है तो ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन कहेंगे गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन चूंकि हम ठोस पढ़ रहे हैं इसलिए ठंडा करेंगे और ये सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, यानी H2 सॉलिड की बात कर रहे हैं, Cl2 सॉलिड की बात करते हैं, लेकिन क्लोरीन क्या होती है, गैसीय अवस्था में होती है, लेकिन सॉलिड की हम बात करेंगे। ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन ये ठोस की अवस्था की बात करेंगे। आर्गन गैस है, ठीक है, तो आर्गन जो है ये भी कैसा है, ये ठोस है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो होंगे अध्रुवीय होंगे। अब कैसे समझेंगे भाई, ये अध्रुवीय है। अध्रुवीय का मतलब है कि देखिए जैसे ये Cl है और Cl है, भाई साहब दोनों क्या है, Cl है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। तो चार्ज का सेपरेशन यानी चार्ज का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो ही नहीं पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि यह अध्रुवीय होगा। कैसा, प्लस माइनस होगा ही नहीं, तो ध्रुवीय होगा नहीं, यानी पोलर नहीं होगा, यानी नॉन पोलर है, यानी अध्रुवीय है। तो अध्रुवीय अणुओं से जो मिलकर बना होता है उसे हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे, और इसमें एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हैं। अब बात करता है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। क्या है, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, यानी ऐसा ठोस होगा जिसमें अणुओं के मध्य यानी
यानी वह आणविक ठोस जिसमें अणुओं के मध्य क्या बनता हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो, हाइड्रोजन बंध बनता है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहेंगे। अब ये समझ में आएगा कि आणविक जो है हाइड्रोजन बंध कहाँ बनेगा। तो हाइड्रोजन बंध की बात अगर देखें तो हाइड्रोजन बंध की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ बनेगा, तो हाइड्रोजन बंध 3 जगह बनता है। कहाँ पर, EFON, ऐसे याद रखिए, फन EFON, यानी हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ है तो भी हाइड्रोजन बंध बनेगा, और हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ है तभी हाइड्रोजन बंध बनेगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है तभी हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे कि जैसे H2O है, क्या है आपका H2O है, तो H2O यानी बर्फ की बात कर रहा है, सॉलिड में है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। कैसे हाइड्रोजन बंध बनता है, देखिए यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, और यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं ऑक्सीजन है और यहाँ H है, H है, तो यहाँ पर क्या है, अब हाइड्रोजन बंध की परिभाषा क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि वह कह सकते हैं कि जब किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व, यह ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जब किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या बन गया, ये हाइड्रोजन बंध बन गया। तो हाइड्रोजन बंध जो होता है वो इन बलों के, यानी द्विध्रुव आकर्षण बल हो गया, या कह सकते हैं वंडरवाल बल हो गया, इनसे क्या होता है, अधिक या परबल बल होता है। इसलिए अगर बात करें तो ये सामान्यतः या तो द्रव में होंगे या तो ठोस में होंगे, लेकिन ठोस जो होता है बनता तो है लेकिन वो नरम ठोस होता है। क्या होता है, नरम होता है, यानी इसका बहुत ज्यादा ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इन दोनों की तुलना में ये थोड़ा सा ज्यादा प्रबल होता है। क्लियर हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि इस ठोस में अणु जो होते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये सामान्यतः द्रव या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका गलनांक निम्न होता है, लेकिन इन दोनों की तुलना में उच्च होगा। इन दोनों की तुलना में क्या होता है, उच्च होता है। जैसे H2O है, HF है, NH3 आदि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आणविक ठोस के बारे में। अब लोग हम बात करते हैं आयनिक ठोस क्या है। तो बात करते हैं यहाँ पर दूसरा है आयनिक ठोस है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद जो है आप जो है वीडियो को अच्छे से सुनिए, और एक बार सुन लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका आयनिक ठोस है। तो आयनिक ठोस से नाम ही लग रहा है, आयनिक है मतलब आयनों से मिलकर के बना होगा, यानी हम कह सकते हैं इसमें धनायन और ऋणायन होगा। यानी कह सकते हैं कि वह ठोस जो विपरीत प्रकार के आयनों से मिलकर के बना होता है आयनिक ठोस कहलाता है। अब कह सकते हैं कि आयनिक ठोस अगर है तो प्लस माइनस है, और प्लस माइनस है तो क्या काम करेगा, तो हम कहेंगे इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा। तो हम कहेंगे कि इसमें धनायनों तथा ऋणायनों के मध्य क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, और स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, एक परबल बल होता है, इसलिए इसका गलनांक जो होता है वो उच्च होता है। गलनांक क्या होता है आपका, उच्च होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इसे देखें तो आयन अगर है, ठीक है, जैसे नमक है, तो नमक अगर ठोस अवस्था में है तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो ऐसा मत करिएगा कि जा करके करंट उसमें टच करा दें, तो आपको करंट लग सकती है। क्यों, क्योंकि सतह पर क्या होता है, वो जल अवशोषक का काम करता है, क्योंकि उसमें होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम जानते हैं कि क्या होता है, वो जल को अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो नमक होता है ना, नमक भीग जाता है। क्यों भीग जाता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो ध्यान में रखेंगे, जाकर टच नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें हो सकता है कि उसके सतह पर जल के अणु आ गए हों, वाष्प यानी जल वाष्प वाले। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो है अगर ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन क्यों, क्योंकि आयन मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे गलाएंगे या इसे हम विलयन में क्या करेंगे, हम बनाएंगे, जैसे मान लो नमक है तो जल में घोल लेते हैं, तो इसका जो जलीय विलयन देखेंगे तो इसमें विद्युत धारा क्या होगा, आसानी से बहेगा। ठीक है, या वो गलित अवस्था में होगा तो आयन मुक्त हो जाएंगे और विद्युत धारा आसानी से बहेगा, और हम कहेंगे विद्युत का सुचालक हो जाएगा। तो आयनिक ठोस जो होते हैं वो गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है आदि। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कैसे समझ पाओगे कि भाई ये आयनिक ही है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि एक धातु होगा और दूसरा अधातु होगा। तो दूसरा धातु देखिए, यहाँ पे पोटेशियम क्या है, धातु है, और ये सब क्या है, अधातु है। तो धातु और अधातुओं के बीच में ही आयनिक बंध बनेगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट ठोस, या इसे नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं।
होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर देखें तो कह रहा है कि सहसंयोजक ठोस, यानी इसमें जो घटक कण होते हैं या परमाणु होते हैं उस सहसंयोजक बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके क्या करते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल का, बड़े अणु का निर्माण करते हैं, यानी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। जैसे हीरा, तो हीरे में आप जैसे देखे होंगे ना कि एक जो कार्बन है ना वो क्या होता है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है। चतुष्फलकीय में एक अच्छा 10 में आप सुने होंगे, 11 में भी सुने होंगे और 12 में भी तो सुन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 4 कार्बन से, तो ऐसे क्या होंगे, 4 कार्बन से बहुत से जुड़े होंगे। जैसे आप देखेंगे मच्छरदानी, तो मच्छरदानी में अगर देखें तो इसमें एक पॉइंट बड़ा होता है, वो 4 पॉइंट से आगे बढ़ा होता है, वो अगला धागा जो होगा अगले पॉइंट पे बधा होगा, फिर आगे जो है जाकर के बधा होगा, तो ये क्या होंगे, फिर अगला। तो इसका मतलब क्या है कि एक परमाणु को अगर आपको अलग करना है तो बंधों की संख्या बहुत ज्यादा तोड़नी पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्क जैसा संरचना का निर्माण करने लगते हैं, और नेटवर्क संरचना के कार्य जो होता है इनका गलनांक जो होता है वो निश्चित मतलब उच्च होता है। इनका गलनांक क्या होता है, सबसे उच्च होता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसमें कह रहा है घटक कण जो होते हैं परस्पर सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और सहसंयोजक बंध जो होता है वो प्रबल होता है और दैसिक होता है, और दैसिक होने के कारण ये अपने इसके जो अणु होते हैं या परमाणु होते हैं वो अपने स्थान पर ही स्थिर रहते हैं, अतः ये कठोर होते हैं और इनका गलनांक उच्च होता है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे क्लास 11th में तो हमें कुछ दूसरा पढ़ाया गया, क्लास 11th में बताया गया होगा कि आयनिक जो ठोस होते हैं, ठीक है, उनका गलनांक उच्च होता है, लेकिन सहसंयोजक का क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि सहसंयोजक जो है वो क्या करते हैं, गलनांक सहसंयोजक वाले क्या करते हैं, अणु नेटवर्क लाइक, यानी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल का, बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे सहसंयोजक ठोस का जो गलनांक होता है वो उच्च होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, यानी सिलिका यानी रेत कह सकते हैं, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, बोरान नाइट्राइड हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, तो ये बहुत बड़े बड़े अणु का क्या करते हैं, वो निर्माण करते हैं, जिसके कारण इनका गलनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। अगला बात करें तो यहाँ पर है आपका धात्विक ठोस, ठीक है। चौथा जो ठोस है लास्ट, जिसे हम कहते हैं धात्विक ठोस, नाम ही है, इसमें धात्विक ठोस यानी धातु होगा। तो धात्विक ठोस जो होते हैं, यानी ये कह सकते हैं ये धातु परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और इनके मध्य क्या होता है, धात्विक बल कार्य करता है। अब आपको समझ में आ रहा है, अरे धात्विक बल क्या है, तो देखो भाई साहब, देखो धात्विक बल क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम ऐसा नहीं है कि आपने सोडियम का टुकड़ा ले लिया तो सोडियम ऐसे होंगे, नहीं। तो सोडियम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये मुक्त कर देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर Na जो होता है प्लस है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, तो Na प्लस होगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आपका Na प्लस है तो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, यहाँ है Na प्लस, ऐसे इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस है, इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पर Na प्लस है और क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस है और फिर इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, ऐसे होगा, यानी Na प्लस होगा इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है कि जो देखिए धनायन जो है ना, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये देखिए आपका क्या है, यानी सोडियम आयन से क्या हुआ, घिरा हुआ है, यानी कह सकते हैं, और ये सोडियम आयन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों से क्या है, अट्रैक्शन है, यानी घिरा हुआ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो मुक्त रूप से गतिशील होता है, और उसमें जो धनायन होते हैं वो क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, इसे कहते हैं कभी कभी इलेक्ट्रॉन का समुद्र मॉडल, ठीक है। तो समुद्री मॉडल मतलब होगा कि जो पानी है वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, और उसमें जो बोट है वो क्या है आपके, जैसे पानी में बोट होता है, तो बोट मतलब धनायन यानी धातु का आयन, और पानी मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन पानी गतिशील होता है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, और उसमें जो धनायन होते हैं वो गतिशील रहते हैं, यानी चलते रहते हैं, और एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, यानी खींचे रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो विद्युत का सुचालक होगा, और विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है। तो इसमें जो है धात्विक बल पाए जाने के कारण इसका गलनांक उच्च होता है, लेकिन बहुत से लोगों का निम्न भी होता है, इसलिए इसका गलनांक जो है कह सकते हैं कि मध्यम से लेकर के क्या होता है, उच्च तक होता है, ठीक है। मध्यम मतलब ये निर्भर करता है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन कितने मुक्त हैं। तो जैसे सोडियम है, तो सोडियम को आप क्या कर सकते हो, चाकू से ही काट कर सकते हो ना, क्यों कट रहा है, क्योंकि उसके बाहरी कोश में एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन से ग्रहण क्या होगा, अट्रैक्शन करेगा। मैग्नीशियम में अगर देखोगे तो Mg क्या होगा आपका 2 प्लस से है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से आकर्षित होगा। इसी प्रकार से अगर बात करें एल्युमिनियम है तो उसमें 3 है, तो जितने ज्यादा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही ज्यादा आकर्षण होगा और उसका गलनांक उतने ही ज्यादा होगा। जैसे अगर बात करें टंगस्टन का, तो टंगस्टन का जो
गलनांक होता है वो सबसे उच्च होता है। जैसे उसका हम यूज कहाँ करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में बनाने के लिए। 100 वाट की जो बल्ब होती है उसमें देखे होंगे वायर बना है, वो फिलामेंट है, उसमें टंगस्टन लगा हुआ है, तो उसका गलनांक बहुत ज्यादा उच्च है। लेकिन मरकरी, पारा ले लो, पारा तो धातु है ना, लेकिन वो तो डायरेक्टली द्रवावस्था में इसका गलनांक क्या है, बहुत ही कम है, इसलिए कह सकते हैं वो सामान्य ताप पर कैसा है, वो द्रवावस्था में है। क्लियर। तो ये ध्यान में रखना है कि इसका गलनांक जो होता है वो मध्य से लेकर के क्या होगा, उच्च तक होता है। अब आपको कंफ्यूजन हो गया क्या कि गलनांक भाई किसका ज्यादा होगा, तो ये ध्यान में रखेंगे सह संयोजक का क्या होगा, गलनांक सबसे उच्च होता है। क्यों होगा, क्योंकि नेटवर्क लाइक, यानी कह सकते हैं नेटवर्क लाइक क्या कह सकते हैं, नेटवर्क संरचना का निर्माण करता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, बड़े बड़े अणु बन जाते हैं और उनका गलनांक उच्च होता है। उसके बाद किसका होगा, तो कहेंगे आयनिक का होगा। किसका होगा, आयनिक, क्योंकि आयनिक का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। उसके बाद किसका होगा, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो धात्विक ठोस का होगा, और फिर लास्ट में किसका होगा, आणविक ठोस का होगा। क्लियर। तो इस वीडियो में तो इतना ही था इसके बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने व्हाट्सएप पे या अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और मेरा हेल्प करते रहिए, तो ताकि जो है मैं भी आपका हेल्प करता रहूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।